हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम इन द क्लास। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक से होंगे और आज ये क्लास शुरू करते हैं। और आज ये क्लास का टॉपिक है क्लास 12 केमिस्ट्री एंड द चैप्टर नेम इज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। चैप्टर इज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यानी कि ह्यूमन बीइंग के या हम लोगों के जो दैनिक जीवन में केमिस्ट्री का क्या रोल है, यानी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यानी कि केमिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है ह्यूमन बीइंग के दैनिक सामान की आपूर्ति में, या जो दैनिक ज़रूरतें होती हैं, जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें होती हैं एक ह्यूमन बीइंग की या सोसाइटी की, उसमें केमिस्ट्री का क्या रोल है। तो सबसे पहले क्लीनलीनेस यानी साफ सफाई में केमिस्ट्री का क्या रोल है। तो क्लीनलीनेस में विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री सोप की जरूरत पड़ती है नहाने के लिए या कपड़े धोने के लिए। देन डिटर्जेंट, जो कपड़े धोने वाला पाउडर होता है। एंड देन हाउस होल्ड ब्लीचेज, जैसे कि लाइजोल, जो फ्लोर पे कीड़ा मारने के काम आता है। ये फ्लोर पे जब हम पोछा लगाते हैं उसमें काम आता है। देन टूथपेस्ट ETC, ये सब केमिस्ट्री की हेल्प से ह्यूमन बीइंग के लाइफ में डेली यूज होने वाली या डेली यूज होने वाली कुछ चीजें हैं क्लीननेस के फॉर्म में। देन ब्यूटीफुल क्लॉथ्स, ब्यूटीफुल क्लॉथ्स में केमिस्ट्री का जो रोल है वो सिंथेटिक फाइबर, से क्लॉथ बनता है। एंड डाइज टू गिव द कलर ऑफ क्लॉथ्स, यानी क्लॉथ को डाई रंगने के लिए डाई की जरूरत पड़ती है। सो सिंथेटिक फाइबर एंड डाई आर द गिफ्ट ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की हेल्प से बनाया जाता है। देन नेक्स्ट इज फूड मटेरियल्स, फूड materials like sugar is the chemical, salt, you can say common salts जो हम खाते हैं, सोडियम क्लोराइड। then oil is also chemicals। then preservatives ETC, प्रिजर्वेटिव्स जो खाने की चीज़ों को उसमें मिलाने से खाने की चीज़ें काफ़ी देर तक स्टेबल रहती हैं, सुरक्षित रहती हैं, उसको कहते हैं प्रिजर्वेटिव्स। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, प्रिजर्वेटिव्स, शुगर, सॉल्ट, ऑयल और भी बहुत सारी खाने की चीज़ें जो केमिकल हैं, दीज आर द गिफ्ट ऑफ केमिस्ट्री। देन और भी बहुत सारी चीजें हैं लाइक एक्सप्लोसिव्स, जैसे कि गोला बारूद। देन ऑयल या यू कैन से पेट्रोलियम ऑयल।
पेट्रोलियम ऑयल जो गाड़ियों में डाल के हम चलाते हैं उसे। देन फर्टिलाइजर, जो किसानों के काम आता है, फसल को उगाने में काम आता है फर्टिलाइजर। देन बिल्डिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक materials, also chemicals, and लास्ट में सिकनेस और डिजीज, सिकनेस और डिजीजेज, यानी जब हम बीमार पड़ते हैं तो उस टाइम पे भी मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, जैसे ड्रग्स या मेडिसिन, ड्रग्स और मेडिसिन्स। These all are the chemicals which is made by the help of chemistry. तो ये कुछ डेली बेसिस पे यूज होने वाली, डेली बेसिस पे ह्यूमन बीइंग के लाइफ में यूज होने वाली कुछ चीज़ें हैं जो केमिस्ट्री के हेल्प से बनाई जाती हैं। यदि इस तरह से हम देखें तो ह्यूमन बीइंग या कहते हैं कि जो लिविंग बीइंग के डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो केमिस्ट्री के हेल्प से बनाई जाती हैं। तो इस तरह से केमिस्ट्री का हमारी एवरीडे लाइफ में काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस चैप्टर में यानी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर में हम लोग सिर्फ 3 चीज़ों के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग 3 चीज़ों के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। वो 3 चीज़ें हैं, एक तो हम मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे इसमें ठीक से, मेडिसिन जो कि जब हम बीमार पड़ते हैं, डिजीज होता है, तो उससे ठीक होने के लिए, बचने के लिए हमें मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे फूड मटेरियल्स के बारे में, फूड मटेरियल्स यानी खाने की चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा पढ़ेंगे क्लींजिंग, क्लींजिंग मटेरियल्स यानी कि सफाई करने वाली चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो इन 3 चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे, देन फूड मटेरियल्स यानी खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में क्लींजिंग मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी वो मटेरियल्स, वो केमिकल्स जो क्लीनिंग करने में काम आती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ड्रग्स, मेडिसिन और ड्रग्स बोथ आर ऑलमोस्ट सेम। सो फर्स्ट इज drugs and their classification. तो सबसे पहले जानते हैं ड्रग्स क्या है। ड्रग्स, ड्रग्स आर केमिकल्स which acts on biological system and give therapeutic response to the body।
are called medicines. Are called medicines. It means कि drugs or chemicals which acts on biological system and give therapeutic response to the body are called medicines. यानी कि जब हम ड्रग्स या केमिकल्स को लेते हैं और वो ड्रग्स या केमिकल्स कोई बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देता है या जो कोई बायोकेमिकल रिएक्शन होता है बॉडी किसी माइक्रोमोलिक्यूल से या बॉडी किसी बायोमोलिक्यूल के साथ, और उस ड्रग का यदि हमारे बॉडी के ऊपर कोई थेरापेटिक रिस्पॉन्स होता है, थेरापेटिक रिस्पॉन्स मीन्स यदि बॉडी में कोई डिजीज है और उस डिजीज को ये ड्रग या केमिकल ठीक कर देता है यानी कि क्योर कर देता है, तो उस तरह के ड्रग या केमिकल को हम मेडिसिन बोलेंगे। उस तरह के ड्रग या केमिकल को मेडिसिन कहेंगे। यानी मेडिसिन वो ड्रग या केमिकल है जिसको लेने के बाद हमारे शरीर में यदि कुछ बीमारी है तो वो क्योर हो जाती है यानी ठीक हो जाती है, उसको हम मेडिसिन कहते हैं। और इसको यदि हम ज्यादा मात्रा में लेते हैं ड्रग्स आर पोटेंशियल poisonous if taken in overdose। यानी डोज से ज्यादा लिया जाए तो वो पॉइजनस हो जा सकता है। ड्रग्स आर पोटेंशियल पॉइजनस इफ टेकन इन ओवरडोज। यानी कि यदि डोज में लिया जाएगा तो मेडिसिन का वर्क करेगा यानी कि किसी शरीर में किसी बीमारी को क्योर करेगा, लेकिन यदि डोज से ज्यादा लिया जाए, ओवरडोज लिया जाए, तो वो ड्रग पॉइजनस हो सकता है, उससे आदमी की मृत्यु भी हो सकती है, आदमी डेथ हो सकता है, आदमी का डेथ हो सकता है उससे। तो मेडिसिन हमने कहा कि मेडिसिन आर दोज ड्रग्स और केमिकल्स विच गिव्स द थेरापेटिक रिस्पॉन्स टू द बॉडी। यानी बॉडी में कुछ बीमारी है उसको जब ठीक कर देता है तो उसको हम कहते हैं कि ये मेडिसिन है। और जब ड्रग्स को डोज एक पर्टिकुलर डोज में लिया जाता है जो मेडिसिन का काम करता है, और यदि उससे ज्यादा डोज लेंगे तो उससे बीमारी सीरियस हो सकती है और आदमी का डेथ भी हो सकता है। और मेडिसिन का यूज डायग्नोसिस के लिए हो सकता है या फिर ट्रीटमेंट के लिए हो सकता है, किसी बीमारी को ठीक करने के लिए हो सकता है, या प्रिवेंशन के लिए हो सकता है। मेडिसिन का यूज डायग्नोसिस के लिए हो सकता है, किसी बीमारी का पता लगाने के लिए हो सकता है, या किसी बीमारी का ट्रीटमेंट के लिए, क्यूरिंग के लिए हो सकता है, ठीक करने के लिए हो सकता है, या किसी बीमारी को पहले ही रोकने के लिए किया जा सकता है। इन तीन तरह से मेडिसिन का यूज किया जा सकता है। देन अभी हमने एक वर्ड यूज किया था थेरापेटिक। तो मेडिसिन को डोज के फॉर्म में दो तरह से यूज करते हैं। एक होता है थेरापेटिक और दूसरा होता है प्रोफिलैक्टिक। थेराप्यूटिक मीन्स कि ये थेराप्यूटिक डोज में मेडिसिन बीमारी को क्योर करता है, डिजीज को क्योर करता है, यानी बीमारी से ह्यूमन बीइंग को या लिविंग बीइंग को बीमारी से इजाद दिलाता है, यानी बीमारी खत्म करता है।
लेकिन प्रोफिलैक्टिक के केस में मेडिसिन इसलिए लेते हैं ताकि वो बीमारी ना हो, यानी प्रिवेंशन के लिए लेते हैं। प्रोफिलैक्टिक में मेडिसिन लेते हैं ताकि बीमारी ना हो, यानी प्रिवेंशन के लिए लेते हैं। जबकि थेरापेटिक में मेडिसिन तब लेते हैं जब बीमारी हो जाती है, तो बीमारी को ठीक करने के लिए जब लेते हैं तो उसको बोलते हैं थेरापेटिक। और बीमारी होने से पहले ताकि बीमारी ना हो इसलिए जब लेते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोफिलैक्टिक। इसका हो सकता है कि पर्टिकुलर मेडिसिन का थेरापेटिक केस में डोज थोड़ा ज़्यादा होता है। यदि मान लीजिए कि ये 500 mg का हम ले रहे हैं यहाँ पे कोई मेडिसिन, तो यहाँ पे हो सकता है कि प्रोफिलैक्टिक में 250 mg ही लेना पड़े, यानी हो सकता है कि यहाँ पे डोज थोड़ा कम हो जाए। देन मेडिसिन में मेडिसिन में बहुत तरह के मेडिसिन होते हैं, जैसे कि टैबलेट्स होता है या कैप्सूल होता है, सिरप होता है और इंजेक्शन होता है या फिर ड्राई सिरप होता है। इतने तरह के मेडिसिन होते हैं। टैबलेट हो सकता है मेडिसिन में, कैप्सूल हो सकता है, सिरप हो सकता है, इंजेक्शन हो सकता है या ड्राई सिरप हो सकता है। अब उसको हम कैसे पहचानेंगे कि उसमें मेडिसिन का नाम क्या है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए पैरासीटामोल, टैबलेट में आप देखेंगे पैरासीटामोल ऐसे लिखा होता है, पैरासीटामोल IP 500 mg, पैरासीटामोल IP 500 mg। ये पैरासीटामोल इज द नेम ऑफ केमिकल, द एक्चुअल नेम ऑफ केमिकल इज पैरासीटामोल। IP is the full form of IP is Indian Pharmacopoeia, और 500 mg is the actual weight of paracetamol in one tablet। पैरासीटामोल, यहाँ पे पैरासीटामोल टैबलेट होगा, पैरासीटामोल टैबलेट IP 500 mg। इस तरह के जब टैबलेट के पत्ते के ऊपर इस तरह का जब नाम लिखा होता है और ये नाम बड़े फॉन्ट साइज में लिखा होता है, इसको बोलते हैं जेनेरिक नेम, जेनेरिक नेम। और उसके ठीक नीचे बोल्ड में लिखा होगा जैसे कि कालपोल, कालपोल टैबलेट्स। ये होता है ब्रांड नेम, इसको कहते हैं ब्रांड नेम या पेटेंट नेम। ब्रांड नेम या पेटेंट नेम। इस नाम से टैबलेट्स आप नहीं बना सकता। जिस कंपनी के पास इसका पेटेंटिंग होगा वो पर्टिकुलर कंपनी ही कालपोल टैबलेट के नाम से बनाएगी। लेकिन पैरासीटामोल टैबलेट यानी पैरासीटामोल टैबलेट IP 500 mg ये कोई भी बना सकता है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और इस नाम में क्लियर दिखता है कि टैबलेट के अंदर कौन सा केमिकल डला हुआ है। जिस जेनेरिक नेम से ये पता चलता है कि उस टैबलेट में या कैप्सूल में या सिरप में, इंजेक्शन में कौन सा केमिकल डला हुआ है। जबकि पेटेंट नेम से ये पता नहीं चलता है कि उसमें क्या कौन सा साल्ट है या कौन सा केमिकल है। तो पैरासीटामोल टैबलेट जिसको हम IP 500 mg इसको हम कहते हैं जेनेरिक नेम, और जो शॉर्ट में लिखा होता है वो पर्टिकुलर एक ही कंपनी का होता है, जिस कंपनी के पास उसका पेटेंट होता है। जैसे कि कालपोल टैबलेट किसी कंपनी के पास इसका पेटेंट है, तो कालपोल टैबलेट इट मीन्स की पैरासीटामोल टैबलेट IP 500 mg। जेनेरिक नेम से हमें ये पता चलता है कि उसमें कौन सा केमिकल डला हुआ है। 500 mg मीन्स कि एक टैबलेट में पैरासीटामोल की क्वांटिटी 500 mg है। IP मीन्स इंडियन फार्माकोपिया, यानी कि ये टैबलेट्स इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग बना हुआ है। कभी कभी यहाँ पे BP या USP भी लिखा होता है। BP मीन्स ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड USP मीन्स
यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। तो यदि यहाँ पे बीपी लिखा होगा इट मीन्स कि ये टैबलेट ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग बना हुआ है। यदि यूएसपी लिखा हुआ है इट मीन्स कि ये टैबलेट यूएस फार्माकोपिया के अंदर अकॉर्डिंग बना हुआ है। एक टर्म है केमोथेरेपी। Chemotherapy means this is the branch of chemistry. This is a branch of chemistry in which chemicals are used to क्योर द डिजीज। यानी कि बीमारी को ठीक करने के लिए जब केमिकल्स का यूज होता है और उस केमिकल के यूज करने से बीमारी ठीक हो जाती है तो उस तरह के साइंस के ब्रांच को केमोथेरेपी बोलते हैं। यानी केमोथेरेपी इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच केमिकल्स आर यूज्ड टू क्योर द डिजीज। तो अभी तक हमने देखा कि ड्रग्स या मेडिसिन के बारे में थोड़ा डेफिनेशन या उसके कुछ टर्म्स थे। अब हम ड्रग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स ए या फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल effect on the basis of pharmacological effect। यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। तो सबसे पहले फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और ब्रांच ऑफ फार्मेसी जिसमें कि किसी केमिकल के बारे में या किसी केमिकल या ड्रग को उसके सोर्स के बारे में स्टडी किया जाता है। इट स्टडी द सोर्स it studies the source of chemicals, properties of chemicals, biochemical effect, and then therapeutic effect, yeah, you can say pharmacological effect, जिसको आप थेरापेटिक इफेक्ट भी बोल सकते हैं। तो फार्माकोलॉजी के अंदर, फार्माकोलॉजी द ब्रांच ऑफ फार्मेसी, इसके अंदर किसी केमिकल का स्टडी किया जाता है। केमिकल का स्टडी में पता लगा जाता है कि सोर्स ऑफ केमिकल्स क्या है, यानी कि वो केमिकल कहाँ से निकाला गया है, कैसे बनाया गया है। देन प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल, उस केमिकल की प्रॉपर्टीज क्या है। जब उस
केमिकल्स को दवा के फॉर्म में लेते हैं तो बॉडी के ऊपर उसका बायोकेमिकल इफेक्ट क्या है, यानी कि शरीर के साथ वो कैसे रिएक्शन करता है, एंड लास्ट में फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, यानी कि उसका थेरापेटिक इफेक्ट क्या है। तो ये सब 3-4 चीजों का फार्माकोलॉजी के अंदर किसी केमिकल का पता लगाया जाता है, उसके बेसिस पे ड्रग का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो यदि मान लीजिए किसी केमिकल को या किसी ड्रग को या किसी मेडिसिन को लेने से यदि मान लो कि दर्द ठीक होता है, यानी कि दर्द से रिलीफ मिलता है, तो उसको हम उस तरह के मेडिसिन को बोलते हैं एनाल्जेसिक्स। जिस मेडिसिन को लेने से शरीर के अंदर कोई दर्द है, पेन है, यानी उसको कहते हैं पेन किलर ही बोलते हैं, और यदि दर्द से हमको रिलीफ मिलता है, राहत मिलती है, तो उस तरह के केमिकल्स को हम बोलेंगे या मेडिसिन को बोलेंगे एनाल्जेसिक्स। और जो ऑन द बेसिस ऑफ द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, इस तरह इसके बेसिस जो क्लासिफिकेशन किया जाता है, तो इसके बेसिस पे डॉक्टर लोगों को काफ़ी सुविधा हो जाती है, यानी कि एक ग्रुप के अंदर बहुत सारे ड्रग्स का नाम आ जाता है, जिससे उनको ड्रग सिलेक्ट करने में काफ़ी सहूलियत मिलती है। जैसे कि फार्माकोलॉजी इफेक्ट के बेसिस पे यदि हम ड्रग का क्लासिफिकेशन जब करते हैं, यानी कि उसका थेरापेटिक इफेक्ट जब देखते हैं बॉडी के अंदर, थेरापेटिक इफेक्ट मीन्स कि वो किस तरह के डिजीज के बारे में या किस तरह के डिजीज को क्योर करता है, दैट इज द थेरापेटिक इफेक्ट। तो यदि पेन किलर का काम करता है, पेन से रिलीफ मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं एनाल्जेसिक्स। जैसे एनाल्जेसिक्स which give the relief from pain। वैसे मेडिसिन जो पेन से रिलीफ देते हैं उनको हम बोलते हैं एनाल्जेसिक्स। तो इसमें बहुत सारे मेडिसिन आएंगे, जैसे कि एस्पिरिन। एस्पिरिन के लेने से पेन में रिलीफ मिलता है, या आइबुप्रोफेन, ईटीसी। इस तरह से बहुत सारे केमिकल्स हैं, बहुत सारे मेडिसिन हैं जिनको लेने से पेन में राहत मिलती है, विच गिव्स द रिलीफ फ्रॉम पेन। और उसको हम उन सारे मेडिसिन को हम एनाल्जेसिक्स कैटेगरी में रखते हैं, यानी सारे वो मेडिसिन पेन से रिलीफ देते हैं, इसलिए उनको हम एनाल्जेसिक्स बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक्स which are used to bring down the temperature in fever। यानी जब फीवर होता है तो टेम्परेचर शरीर का बढ़ जाता है, जब फीवर होता है तो शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, उस केस में हम एंटीपायरेटिक मेडिसिन लेते हैं। एंटीपायरेटिक उस तरह के मेडिसिन को बोलते हैं विच आर यूज टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर इन फीवर। यानी फीवर में जब शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो जिस मेडिसिन को लेने से शरीर का टेम्परेचर कम हो जाता है, उसको बोलते हैं एंटीपायरेटिक्स। जैसे कि पैरासीटामोल, पैरासीटामोल, या एस्पिरिन से भी हो जाता है, एस्पिरिन, etc। देन थर्ड कैटेगरी है एंटी मलेरियल। एंटी मलेरियल, एंटी मलेरियल which are used to bring down
द टेम्परेचर इन फीवर ड्यू टू मलेरिया, ड्यू टू मलेरिया। मलेरिया होता है मच्छरों के काटने से, मच्छरों के काटने से मलेरिया होता है। जब मलेरिया होता है तो उसमें भी फीवर होता है और फीवर में बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो उस केस में नॉर्मल एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा, वहाँ पे हमें एंटी मलेरियल ड्रग्स लेना पड़ेगा। तो एंटी मलेरियल ड्रग्स लेंगे तो बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल क्लोरोक्यून, क्लोरोक्यून या पैराक्यून, ETC। एंटी मलेरिया में इस तरह से कुछ ड्रग्स हैं जैसे क्लोरोक्यून या पैराक्यून। देन the fourth is antibiotics। Antibiotics kills the bacteria, or you can say antibiotic kills the microorganism। और माइक्रोऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है या मोल्ड्स हो सकता है। तो कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जैसे कि पेनिसिलिन या एम्पिसिलिन या एमॉक्सिसिलिन या सिफेलोस्पोरिन ये सब एंटीबायोटिक्स हैं। जब कोई भी डिजीज माइक्रोऑर्गेनिज्म की वजह से होती है, जैसे कोई वुंड हो गया, घाव हो गया और सूख नहीं रहा है, यानी कि उसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म के इफेक्ट से वो घाव सूख नहीं रहा है, तो उस केस में हम एंटीबायोटिक मेडिसिन का यूज करते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को या माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। और देयर आर सम एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, सेफालोस्पोरिन, ETC। तो ये सब कुछ कैटेगरीज हैं, या यू कैन से क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिसिन और ड्रग्स ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजी और फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, यानी कि बॉडी के ऊपर थेरापेटिक इफेक्ट कैसा है ड्रग का, उसको हम कह सकते हैं फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। उसके बेसिस पे मेडिसिन का क्लासिफिकेशन। और एक टर्म आता है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक इट kills or arrest the microorganism। माइक्रोऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई या मोल्ड्स हो सकता है। तो एंटीसेप्टिक्स kills or arrest the growth of the microorganism। जबकि एक होता है डिसइंफेक्टेंट, it kills the microorganism, यानी माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। जबकि एंटीसेप्टिक किल भी कर सकता है या फिर उसके माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रोथ को रोक देगा।
जबकि डिसइंफेक्टेंट सीधा उसको किल कर देता है। सो डिसइंफेक्टेंट को लिविंग सेल के ऊपर हम अप्लाई नहीं कर सकते, यानी डिसइंफेक्टेंट को हम ह्यूमन बॉडी के ऊपर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के ऊपर लगाएं तो इस सेल्स को जला सकता है, यानी चमड़े को जला सकता है। जबकि एंटीसेप्टिक को हम एंटमेंट के फॉर्म में बॉडी के ऊपर लगा सकते हैं। और एक ही केमिकल से हम एंटीसेप्टिक भी बना सकते हैं और डिसइंफेक्टेंट बना सकते हैं, सिर्फ इसका कंसंट्रेशन अलग अलग होगा। जैसे कि 0.2% ऑफ फेनॉल इज एंटीसेप्टिक while 1% of phenol is disinfectant. यहाँ पे एक ही केमिकल है एंड द नेम ऑफ केमिकल इज फेनॉल। तो फेनॉल का जो 2% हम सोल्यूशन बनाते हैं तो वो एंटीसेप्टिक का काम करेगा, यानी कि ह्यूमन के स्किन को बर्न नहीं करेगा। जबकि यदि 1% फेनॉल का सोल्यूशन बनाएगा तो ह्यूमन के स्किन को बर्न कर देगा, तो ये माइक्रोब्स को सीधा किल कर देगा। जबकि 0.2% का फेनॉल का सोल्यूशन होगा वो एंटीसेप्टिक का काम करेगा, और या तो किल कर सकता है या किल नहीं करेगा तो कम से कम माइक्रोऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोक देगा, अरेस्ट कर देगा। So this is the difference between antiseptic and disinfectant. The next classification of drugs. B. That is on the basis of drug action. On the basis of drug action. On the basis of drug action, यानी कि ड्रग के एक्शन के बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एक्शन, यानी किसी ड्रग का उसका एक्शन कैसा है उसके आधार पे उसका क्लासिफिकेशन। जैसे कि हिस्टामिन, हिस्टामिन की वजह से कोल्ड या कफ होता है या एलर्जी होती है। हिस्टामिन की वजह से ये डिजीज है। तो हिस्टामिन की वजह से कोल्ड या एलर्जी होता है, तो इसको ठीक करने के लिए जो मेडिसिन है उसका नाम है ब्रोमफेनिरामिन। दिस इज द मेडिसिन। और इसको कह सकते हैं एंटीहिस्टामिन। हिस्टामिन की वजह से कोल्ड, कफ या एलर्जी होता है, ये डिजीज है, और इसको ठीक करने के लिए मेडिसिन यूज करते हैं ब्रोमफेनिरामिन। दैट इज द मेडिसिन। तो इसको हम एंटी हिस्टामिन बोल सकते हैं, यानी कि हिस्टामिन के अगेंस्ट में काम करना, यानी वो मेडिसिन जो हिस्टामिन के अगेंस्ट में काम करता है उसके अपोजिट में काम, यानी कि उसको कैंसिल कर देता है, जिसकी वजह से बीमारी ठीक हो जाती है। देन हिस्टामिन की वजह से ही एसिडिटी होती है। एसिडिटी दैट इज आल्सो डिजीज।
यानी स्टोमक के अंदर एचसीएल की कंसम्पशन या वॉल्यूम बढ़ जाता है, एसिडिटी होती है और गैस फॉर्मेशन होने लगता है। तो इसके लिए भी, इस हिस्टामिन के लिए भी एंटी हिस्टामिन चाहिए। तो क्या ये मेडिसिन वर्क कर सकता है? क्या ये मेडिसिन ब्रोमफेनिरामिन वर्क करेगा? तो नो, ये मेडिसिन वर्क नहीं करेगा। इस हिस्टामिन के लिए जहां पे कोल्ड और एलर्जी हो रहा है उसके लिए ब्रोमफेनिरामिन मेडिसिन है, इसे ठीक हो जाता है। लेकिन हिस्टामिन की वजह से एसिडिटी भी होती है, यानी कि हिस्टामिन की वजह से स्टोमक के अंदर एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से एसिडिटी बन जाती है। तो क्या ये मेडिसिन वर्क करेगा? तो लेकिन नहीं, ये मेडिसिन वर्क नहीं करेगा। इसके लिए मेडिसिन चाहिए रेनिटीडीन, रेनिटीडीन या चाहिए सिमेटिडीन। या रेनिटीडीन खाइए या सिमेटिडीन, इस ये खाएंगे तब एसिडिटी कम हो। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इट मीन्स कि ये दोनों बीमारी हिस्टामिन की वजह से हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ड्रग अफेक्शन अलग अलग है। ब्रोमफेनिरामिन जो है ये वर्क करता है हिस्टामिन H1 रिसेप्टर पे, जबकि रेनिटीडीन वर्क करता है हिस्टामिन H2 रिसेप्टर पे। दोनों अलग अलग जगह पे काम करते हैं। ब्रोमफेनिरामिन हिस्टामिन H1 रिसेप्टर पे काम करता है, जबकि रेनिटीडीन या सिमेटिडीन हिस्टामिन H2 रिसेप्टर पे काम करता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि इस तरह का कोई सेल मेम्ब्रेन है, तो हर मैसेंजर के लिए या हर तरह के अलग मैसेंजर के लिए अलग अलग रिसेप्टर होते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि सपोज यहाँ पे H1 रिसेप्टर है, यानी कि इस रिसेप्टर पे यदि हिस्टामिन जो है मैसेज देता है तो उस केस में कोल्ड या एलर्जी होगी। तो ये जो ब्रोमफेनिरामिन है इसको ब्लॉक कर देता है, इसको कहते हैं ब्रोमफेनिरामिन को ब्लॉकर, H1 रिसेप्टर ब्लॉकर। यानी कि ब्रोमफेनिरामिन यहाँ पे इसके साइड को, रिसेप्टर साइड को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से हिस्टामिन वहां पे मैसेज नहीं दे पाता है। जब हिस्टामिन मैसेज नहीं देगा तो कोल्ड या एलर्जी ठीक हो जाएगा। उसी तरह से सपोज मान ली कि सेल मेम्ब्रेन में कोई दूसरा रिसेप्टर है H2, यहाँ पे कोई दूसरा रिसेप्टर है H2 रिसेप्टर। तो जब H2 रिसेप्टर पे हिस्टामिन यहाँ पे रिस्पॉन्स करता है तो उस केस में स्टोमक में एसिड प्रोड्यूस होता है। तो इस H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करने के लिए रेनिटीडीन या सिमेटिडीन वर्क करता है। यानी कि दोनों का जो फंक्शन है, एक्शन है, दोनों मेडिसिन का जो फंक्शन है वो अलग अलग है। ब्रोमफेनिरामिन H1 रिसेप्टर पे काम करता है जिसके वजह से कोल्ड या एलर्जी में हमें राहत मिलती है, रिलीफ मिलता है, जबकि रेनिटीडीन या सिमेटिडीन H2 रिसेप्टर पे काम करता है जिसके वजह से स्टोमक में एसीएल प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है, क्योंकि ये साइट ही ब्लॉक हो जाती है। जैसे ही साइट ब्लॉक होगा हिस्टामिन यहाँ पे मैसेज नहीं दे पाएगा एसीएल प्रोड्यूस करने के लिए। जब हिस्टामिन एसीएल प्रोड्यूस मैसेज नहीं देगा तो ऑटोमेटिकली फिर स्टोमक के अंदर एसीएल की मात्रा कम हो जाएगी, और उसके लिए रेनिटीडीन या सिमेटिडीन चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों ब्रोमफेनिरामिन एंड रेनिटीडीन दोनों एंटी हिस्टामिन है। ये भी हिस्टामिन के अगेंस्ट में काम कर रहा है, हिस्टामिन को ब्लॉक कर रहा है, ये भी हिस्टामिन को ब्लॉक कर रहा है। दोनों एंटी हिस्टामिन है, लेकिन दोनों का जो एक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, यानी कि यहाँ एक H1 पे काम कर रहा है, दूसरा H2 रिसेप्टर पे काम कर रहा है। दोनों का एक्शन अलग अलग है, इसलिए दोनों को अलग अलग कैटेगरी में रखा जाएगा। यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन।
देन द थर्ड क्लासिफिकेशन यानी सी, हमने ए भी देख लिया, सी क्लासिफिकेशन, थर्ड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, ऑन द basis of chemical structure, classification of drugs on the basis of their chemical structure, यानी बहुत सारे, यदि बहुत सारे ड्रग्स का केमिकल स्ट्रक्चर है, केमिकल फीचर मिलता जुलता होता है तो सबको एक ही कैटेगरी में रखते हैं, जैसे कि सल्फा ड्रग्स, या इसको हम कहते हैं सल्फोनामाइड ड्रग्स। और इनका सिमिलर स्ट्रक्चर फीचर या स्ट्रक्चरल फीचर इज यानी जितनी भी सल्फा ड्रग्स या सल्फोनामाइड ड्रग्स होते हैं उनमें ऑलमोस्ट इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। जितने भी सल्फा ड्रग्स, उनको सल्फा ड्रग्स बोलते हैं या सल्फोनामाइड ड्रग्स बोलते हैं, जितने भी सॉल्ट हैं उसके उसके 3-4 सॉल्ट हैं, सब में इस तरह ये स्ट्रक्चर कॉमन होगा, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, यानी कि उसका कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर होगा जो सब में कॉमन होगा, उसको एक कैटेगरी में रखते हैं, उसको एक ही कैटेगरी में रखते हैं। और ऐसा देखा गया है कि जिसमें स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑलमोस्ट सिमिलर होता है उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट भी सिमिलर होता है, यानी वो एक ही तरह के डिजीज में वर्क करता है। जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ सल्फोनामाइड ड्रग्स आर, जैसे कि सल्फोनानिलामाइड, सल्फा नीलामाइड, इसका दूसरा सॉल्ट है सल्फाडाइजिन, तीसरा इसका सॉल्ट है सल्फापिरिडीन, सल्फापिरिडीन, एंड चौथा सॉल्ट है सल्फा गुआनिडीन। ये 4 सॉल्ट हैं। सल्फा ड्रग्स में 4 सॉल्ट आते हैं, सल्फानिलामाइड, सल्फाडाइजिन एंड सल्फापिरिडीन एंड सल्फागुआनिडीन। एंड इन चारों को सल्फा ड्रग्स बोलते हैं, और इन चारों में जो कॉमन फीचर्स होता है ये स्ट्रक्चर कॉमन होगा, इसलिए सबको सल्फा ड्रग्स बोलते हैं और सल्फा ग्रुप में रखते हैं इसको। एंड दीज आर द डेरिवेटिव ऑफ सल्फानिलामाइड। ये चारों सॉल्ट सल्फानिलामाइड्स के डेरिवेटिव हैं, और ये चारों सॉल्ट एंटी बैक्टीरियल वर्क करते हैं। चारों सॉल्ट एंटी बैक्टीरियल वर्क करते हैं, यानी चारों सॉल्ट का फार्माकोलॉजिकल थेरापेटिक इफेक्ट और कैसे थेरापेटिक इफेक्ट सेम है। इन चारों सॉल्ट का थेरापेटिक इफेक्ट सेम है, यानी कि ये बॉडी के ऊपर एंटी बैक्टीरियल वर्क करता है, इसलिए इन सबको एक ग्रुप में रखा गया है। यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, क्योंकि चारों में केमिकल ये कॉमन केमिकल स्ट्रक्चर है, चारों में ये स्ट्रक्चरल फीचर कॉमन है, इसलिए इसको एक ग्रुप में रखा गया, और चारों को सल्फा ड्रग्स बोलते हैं या सल्फोनामाइड ड्रग्स बोलते हैं।
And the fourth and last classification, that is D, on the basis of molecular targets. On the basis of molecular targets. जैसे कि ड्रग्स या मेडिसिन जब हम लेते हैं तो वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स पे के साथ एक्ट करता है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, या ही कह सकते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। और बायो मॉलिक्यूल के साथ जब ड्रग या मेडिसिन एक्ट करता है देन फिर वो बायोकेमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट होता है एंड देन फिर वो कोई ना कोई थेरापेटिक इफेक्ट दिखाता है, या कैन से कोई ना कोई फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दिखाता है, जिसकी वजह से जो बीमारी है वो पर्टिकुलर बीमारी वो क्योर हो जाती है। तो ड्रग कौन से बायोमोलिक्यूल्स पे रिएक्ट करेगा? वो प्रोटीन पे रिएक्ट करेगा, लिपिड पे रिएक्ट करेगा, या रिसेप्टर पे रिएक्ट करेगा? किस पे रिएक्ट करेगा, या कौन से रिसेप्टर पे रिएक्ट करेगा? तो उसके बेसिस पे ड्रग का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो जैसे ड्रग्स और मेडिसिन, और बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं, बायो मॉलिक्यूल्स, जैसे कि प्रोटीन है, देन कार्बोहाइड्रेट्स, and third is lipid, fourth is nucleic acid, fifth is enzymes, and sixth is receptors. मेम्ब्रेन सेल के ऊपर रिसेप्टर्स लगे होते हैं जहां पे कि ड्रग्स या मेडिसिन बाइंड कर जाता है या ब्लॉक करता है। तो इस तरह कुछ बायोमोलिक्यूल्स हैं जिसपे कि ड्रग एक्शन करता है। इसमें भी कर सकता है, थर्ड पे भी, फोर्थ पे भी, फिफ्थ पे भी, या सिक्स पे, किसी पे भी कर सकता है। तो यदि ड्रग या मेडिसिन प्रोटीन्स पे टारगेट करता है और इसको हम बोलते हैं ड्रग टारगेट, यानी ड्रग का टारगेट, यानी ड्रग किस पे, या मॉलिक्यूलर टारगेट। इन 6 को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम या रिसेप्टर, ये जो 6 हैं 1 2 3 4 5 6, इसको हम ड्रग टारगेट, यानी ये ड्रग का टारगेट या इसको मॉलिक्यूलर टारगेट बोलते हैं, या इसको टारगेट मॉलिक्यूल्स पे, मॉलिक्यूलर टारगेट मॉलिक्यूल। टारगेट मॉलिक्यूल्स। तो यदि ड्रग या मेडिसिन प्रोटीन पे टारगेट करता है, प्रोटीन को टारगेट करता है, या प्रोटीन बायोमोलिक्यूल्स टारगेट करता है तो अलग कैटेगरी में रहेगा। यदि मेडिसिन कार्बोहाइड्रेट को टारगेट करता है तो अलग कैटेगरी में रहेगा, लिपिड को टारगेट करेगा तो अलग कैटेगरी में रहेगा, रिसेप्टर को टारगेट करेगा तो अलग कैटेगरी में रहेगा, एंजाइम को टारगेट करेगा तो अलग कैटेगरी में रहेगा। तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट, यानी कि ड्रग या मेडिसिन कौन से बायोमोलिक्यूल को टारगेट कर रहा है रिएक्शन करने के लिए, उसके बेसिस पे भी ड्रग का क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो इस तरह से आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं,
और आज जो हम लोगों ने देखा कि एवरीडे लाइफ में केमिस्ट्री का क्या रोल है या क्या कंट्रीब्यूशन है। देन हमने ड्रग के बारे में पढ़ा, मेडिसिन के बारे में पढ़ा, एंड देन क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स देखा। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में देखा कि 4 तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं ड्रग्स का। पहला, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग ऑन द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। दूसरा, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स ऑन द एक्शन, एंड थर्ड इज क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स ऑन द स्ट्रक्चर फीचर, एंड फोर्थ इज क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट्स। तो इसको हम ड्रग टारगेट या इसको टारगेट मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, क्योंकि ड्रग इन्हीं बायोमॉलिक्यूल्स पे कहीं ना कहीं टारगेट करता है या इनके साथ रिएक्शन करता है, जो बाद में चल के वो थेरापेटिक इफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आज क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। इस चैप्टर के जो आगे वाला पोर्शन है वो अगले क्लास में बताएंगे। ध्यान से देखने और सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।